बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 और वहाँ का पहला अध्याय संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इसी अध्याय के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का अगला हिस्सा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम निम्नलिखित मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, जिसमें हम बात करेंगे संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और धर्मनिरपेक्षता। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संविधान सभा के मुख्य लक्षण भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है वो देखेंगे। पहला मुख्य लक्षण है संघवाद, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। अभी संघवाद का देखिए क्या होता है कि एक देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, जैसे मतलब महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है। ये विभिन्न राज्य है और इन राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना, उसको बोलेंगे हम संघवाद। समझ में आ गया? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना, जैसे मतलब केंद्र है देश, जिसको हम बोलेंगे तो केंद्र सरकार है, वहाँ राज्य है तो राज्य सरकार है वहाँ। तो इस प्रकार की जो स्तर है, सरकारों का स्तर है, देश में एक से ज़्यादा जब सरकारों के स्तर होते हैं तो उसको बोलेंगे हम संघवाद। और हमारे देश में इस प्रकार के कई सरकारें हैं और केंद्र स्तर भी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद भी पंचायती राज है, जिसमें हम बोलेंगे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इस प्रकार के भी स्तर है। और यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। एक्चुअली क्या है ये एक सत्ता है और यह सत्ता अलग अलग विभागों में डिवाइड की गई, जिसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ हो गया है। और राज्य सरकार की जो राज्य स्तर की जो सरकारें होते हैं वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, उनको उतना अधिकार दिया गया है। लेकिन जब कभी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो यह राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। भले ही राज्य सरकार निर्णय लेते होंगे, लेकिन जब कभी पूरे देश के हित के लिए केंद्र सरकार जब कानून बनाते हैं या निर्णय लेते हैं तो इन निर्णय या कानूनों को मानना सभी राज्यों की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है, जिसको हम बोलेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। इसका जिक्र हम आगे के मुद्दे में करेंगे ही। संविधान का दूसरा मुख्य लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। अभी यहाँ देखिए, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं निश्चित समय पर। हाँ, अपने देश में 5 साल के बाद निश्चित समय पर चुनाव होते हैं। और यहाँ फिर वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और यहाँ विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। और संविधान सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार देता है, जिसको हम बोलेंगे वयस्क मताधिकार, जिनकी उम्र 18 साल पूरी होती है। और इतना ही नहीं, संसदीय शासन पद्धति के अनुसार हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। मतदान तो कर सकता है लेकिन चुनाव भी लड़ सकता है, फिर वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन देश का नागरिक हो।
और यह प्रतिनिधि जब चुनते हैं प्रतिनिधि को, और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो जब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, अभी जो भी कुछ निर्णय लेते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जब जनता उनको सवाल पूछती है तो उनको उसका जवाब देना पड़ता है। इस प्रकार की जो पद्धति होती है उसको बोलेंगे हम संसदीय शासन पद्धति। तीसरा मुख्य लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। जैसे मैंने आपको बोला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार निर्णय लेते हैं तो राज्य सरकारों को उनकी बात माननी पड़ती है। तो इसी प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के अनुसार। राज्य के 3 अंग होते हैं और इन तीनों में ये शक्ति का बंटवारा किया गया है। जैसे हम बोलते हैं विधायिका, तो इसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिसको हम चुन के देते, जिसको हम एमएलए या एमपी बोलते हैं। एमएलए राज्य स्तर पर होते हैं, एमपी केंद्र स्तर पर होते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा है कार्यपालिका। ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, इसको हम बोलेंगे कार्यपालिका। और तीसरा महत्वपूर्ण है, जैसे ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, और तीसरा महत्वपूर्ण है न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका, न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहेंगे हम। और राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। मतलब ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने अपने कार्य अपने अपने फ्रेम में रहकर ही करेंगे। और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखा जाता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भले ही अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम पर नियंत्रण भी रखते हैं, और ताकि इनके बीच में सत्ता का संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये विधायक किस तरह से देखिए बीच का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं कि विधायिका है हम जिसको चुन कर देते हैं, कार्यपालिका है जो निर्णय लेते हैं, कानूनों को लागू करते हैं, शासन चलाने का काम करते हैं। लेकिन ये दोनों अंग होते हैं जो कानून बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सही में जनता के हित के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसकी समीक्षा करने का काम न्यायपालिका के पास होता है। और इसीलिए न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथे मुद्दे की हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार देखिए कि क्या होता है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्यों की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, और इसीलिए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और भारतीय संविधान के निर्माता, उनका उद्देश्य था कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। मतलब कोई भी नागरिक हो, किसी भी पंथ, धर्म, अमीर हो या गरीब हो, देश में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए कि वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए डिमांड कर सके, मांग करे। और दूसरा ये है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और जब कोई एक व्यक्ति ऐसी अधिकारों की मांग करता है या दावेदारी करता है, तो वो चलाने वाले या उसका अमल करने वाले संस्था है या सत्ता है, उनके लिए ये बाध्य होना चाहिए कि वो इस प्रकार के अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान करे। भारतीय संविधान की और एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अभी नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि, और ये तत्व क्यों जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य यह था और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। और वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे।
और इसीलिए ये नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार के लिए कानून बनाते समय, योजना बनाते समय, निर्णय लेते समय हमेशा इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना पड़ता है। मतलब क्या है कि लोगों के कल्याण के लिए ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान की 5वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। अभी धर्मनिरपेक्षता का यहाँ सिर्फ मीनिंग समझेंगे, क्योंकि अगले इसी किताब में हमको धर्मनिरपेक्षता पर एक सेपरेट चैप्टर ही है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष वह राज्य होता है जिसमें राज्य मतलब सरकार अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब सभी धर्म समान रूप से माने जाते हैं, फिर वो कम संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये किसी भी धर्म को सरकार बढ़ावा नहीं देता, उनको प्रमोट नहीं करता, कि लोगों को ये नहीं बताता कि अमुक अमुक धर्मों को ही अपनाना चाहिए, वो धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है। इस तरह की बात राज्य सरकार कभी नहीं करती। और इसीलिए सभी धर्म को समान माना जाएगा। सरकार किसी को भी अपने तरफ से इनको बढ़ावा नहीं देगा। सरकार सभी धर्म को समान मानेगा और सभी धर्मियों को समान रूप से ट्रीट करेगा। इस तरह के प्रावधान जब होते हैं तो उसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता। और ये धर्मनिरपेक्ष तत्व भारतीय संविधान में पहले से ही मौजूद है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं। इस पर यह लंबा चलेगा और इसीलिए हम मौलिक अधिकारों पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या, पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को संविधान ने प्रदान किए हैं। इसकी बात हम इसी चैप्टर में अगले वीडियो में करेंगे।